हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आई होप कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और घटना चक्र की हिस्ट्री की सीरीज़ में हम ऑलरेडी प्राचीन भारत में स्थापत्य कला तक देख चुके हैं। आज की सीरीज़ में हम दक्षिण भारत, जिसमें चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि हमारा पैटर्न है, पहले हम नोट्स रीडिंग करेंगे, देन आफ्टर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको लगाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने पहली बार चैनल पे विजिट किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं जो अपलोडेड हैं, जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो उनको भी ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य और पल्लव और संगम युग के रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने का, क्योंकि यहाँ से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में कुछ जानकारियों को, देन फिर हम क्वेश्चन वाले सेक्शन पे जाएंगे। तो संगमकालीन जो साहित्य है, संगमकालीन साहित्य में कोन, को और मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। ये क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है कि कोन, को और मन्नन शब्द जो है वो किसके लिए संगमकालीन साहित्य में यूज़ किए जाते थे। तो ध्यान रखिएगा, ये राजा के लिए किए जाते थे। संगम या संगम सामान्यतः गोष्ठी या परिषद के अर्थ के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। इन संगमों में तमिल कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा ये बात को भी। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे, और ये रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जिसमें से जो प्रथम संगम है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा कि मदुरई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने की थी। ये बार बार पूछा जाता है, इसे बहुत ध्यान से समझना है। संगम काल में जो 3 संगीतियाँ हुई थी, उसमें प्रथम संगीति जो हुई थी, प्रथम संगम जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मदुरई में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता जो है वो अगस्त्य ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम ये कपाटपुरम अलेवाई में हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो अगस्त ऋषि के बाद तोलकापियर ने की थी। और तृतीय संगम जो हुआ था वो मदुरई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है नक्कीकर ने की थी। आगे है, दक्षिण भारत में आर्यीकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। इन्हें तमिल साहित्य का जनक के रूप में भी जाना जाता है। तोल्कापियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं, प्रत्युत अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके प्रणयनकर्ता तोल्कापियर ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है, और इसमें व्याकरण के साथ साथ ये काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आडिगल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश कार्यकाल का पौत्र था। इस ग्रंथ में पुहार और कावेरी पट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन और उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशालीन पत्नी कन्नगी से संबंधित दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। आगे है, तिरुकुरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन है। इसकी रचयिता तिरुवल्लुवर है। तोल्कापियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघुवेद माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे तमिल साहित्य का बाइबल या लघुवेद माना जाता है कुरल। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर जो हैं वो ब्रह्मा के अवतार थे। पल्लव शासक सिंह विष्णु, जिनका कार्यकाल 575 से लेकर 600 ईस्वी तक था, ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। कसाकुंडी पत्र से ज्ञात होता है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य, सिंघल आदि राजाओं को पराजित किया था। नरसिंहवर्मन प्रथम, जिनका कार्यकाल 630 से 668 ईस्वी था, महामल्ल की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर वर्मन लगभग 670 से 700 ईस्वी तक ने लोकादित्य, एकमल, रनंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड और गुणभाजन आदि उपाधियां ग्रहण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिनका कार्यकाल 600 से लेकर 630 तक था, ने मत्त विलास प्रहसन नामक एक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। ये बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। मत्त विलास प्रहसन जो है वो किसकी रचना है? ये है महेंद्र वर्मन प्रथम की।
संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त है। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर, वर्तमान में तंजावुर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या वृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं, का निर्माण राजा राज प्रथम के काल में हुआ था, वहां से प्राप्त होता है। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे लंबा यह द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। आगे है, कृष्ण तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरिप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग, जिसमें उरायूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि पे चोलों का अधिकार था। आगे है, परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों बुतुंग द्वितीय की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर, वर्तमान तंजावुर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने ही इस उपलक्ष्य में तंजैयु कोंड की उपाधि धारण की थी। आगे चोलों की राजधानी तंजौर, वर्तमान तंजावुर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरायूर थी। ध्यान रखिएगा, संगम काल में चोलों की राजधानी कहाँ थी? उरायूर थी। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा राज सिंह द्वितीय को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। राजा राज प्रथम ने सर्वप्रथम चेर राज्य को केरल कंडलूर में परास्त किया। राजा राज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। चोल शासक राजा राज प्रथम ने सिंघल, श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजा राज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पल्लुनरुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जन्नाथ मंगलम रखा। आगे देखते हैं, राजा राज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप, जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, को जीत लिया तथा वह सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में ले आया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से गंगा घाटी में अभियान किया था तथा पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। आगे है, नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु किलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका के चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया था तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार विरुप्पे रुमाल के साथ कर दिया था। आगे है, चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। कुलोत्तुंग प्रथम को चोल लेखों में सुंगम तरवित अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। चोल साम्राज्य का प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजन किया गया था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। आगे है, प्रांत का विभाजन कोट्टम या वलनाडु में हुआ था। यह आधुनिक कमिश्नरियों की तरह ही था। प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे। जिले को नाडु कहा जाता था। नाडु की सभा को नट्टार कहा जाता था। ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। ये बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आगे चोलकालीन गांवों में गतिविधियों की देखरेख के लिए एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वरियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली
समिति को टोटवरियम कहा जाता था, जबकि संवत्सरवरियम वार्षिक समिति, एरीवरियम तालाब समिति, पोनवरियम स्वर्ण समिति ये सारी थी। चोल काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों की सभा को श्रेणी अथवा पुग कहा जाता था। आगे है, चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण कराया था। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की हैं, जो बड़ी संख्या में मिलती हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज हैं। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछ सकते हैं। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज, पैदल सैनिकों के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्हें श्री विजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। चोल काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। ध्यान रखिएगा, तगर जो था वो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जो कि कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। आगे है विजयपुर, जो कर्नाटक में स्थित है। जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। ये बार बार पूछा जाता है। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 610 ईस्वी से 642 तक शासन किया। और उसकी उपाधियों का जो विवरण है वो हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए। मातवालीन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। अरिकामेरु पूर्वी तट पर पुडुचेरी के दक्षिण में कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लस ऑफ द अरेथियन सी नामक ग्रंथ में इसे पोडुके कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति माना जाता है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें शराब के हत्थेदार कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। आगे है एम्फोरा जार, एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला तथा दोनों तरफ से हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल तथा शराब रखने के लिए किया जाता था। कंबन द्वारा रचित कंब रामायण या रामावतरम तमिल भाषा में है। ध्यान रखिएगा कि रामायणम जो है वो किसके द्वारा रचित किया गया था? कंबन के द्वारा। और ये किस भाषा में है? ये भी ध्यान रखना है, तमिल भाषा में। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, वलंजीयर आदि। इनका कार्य व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरायूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरायूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी में मिलता है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। ध्यान रखिएगा, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी को माना जाता है? तो वेंगी नदी। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक तमिलनाडु के मदुरै और तिरुनेलवेली के जिले तथा केरल का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरा थी। वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयंत वर्मन ने वान की उपाधि धारण की। पल्लवों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक मारवर्मन
राज सिंह प्रथम ने पल्लव भंजन की उपाधि धारण की। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरै में करवाया था। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, टोंडी, मुसीरी, नेलीसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश कदम्ब की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। आगे 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? ध्यान रखना है विजयालय। ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखना है। यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सेम क्वेश्चन ही है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान रखिएगा, विजयालय था। आगे है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति के रूप में जाना जाता है? ये है बृहदेश्वर मंदिर, हमने डिस्कस किया था। यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल, किसके शासनकाल में? तो उस टाइम पे सम्राट कौन था उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये थे राजा राज प्रथम। आगे है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र तक फैला था? तो ध्यान रखिएगा, कोरोमंडल तक, दक्कन के कुछ भाग तक। और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप उसको भी चाहे तो रीड कर सकते हैं। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक का विस्तृत भूभाग जो है वो तमिल प्रदेश के निर्माण करता था। आगे है, चोलों की राजधानी तो तंजौर थी, ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। यहाँ पे जो चाहे तो आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन को। आगे है, फिर वही है, चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायतों के लिए। ठीक है, आगे है, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामीण सभाएं काफ़ी फेमस थी, यहाँ की ग्रामीण सभाएं। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो वही चोल। यहाँ देख सकते हैं कि कितने तरीके से एक ही क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्ता का विकास थी? चोल। आगे, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश? चोल। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों से मिलते हैं वो कहाँ पे हैं? उत्तर मेरूर में। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ध्यान रखिएगा, टोट्टवरियम। हमने देखा था बहुत सारे वरीयम थे, तो उसमें अलग अलग कार्य था, तो उनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आगे है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः, तो ये ध्यान रखिएगा चतुर्भुज थे, हमने ध्यान दिया था उस पॉइंट को, यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? ध्यान रखिएगा, नटराज की चतुर्भुजीय जो प्रतिमा है उसको। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात क्या है? तो ध्यान रखना है, नटराज की जो कांस्य की प्रतिमा थी चतुर्भुजी, वो सबसे ज़्यादा फेमस थी। ये फिर वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, नटराज की प्रसिद्ध का उदाहरण है चोल कला की। आगे देखते हैं, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में। यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में। यहाँ चाहें तो आप रीड भी कर सकते हैं। आगे आते हैं, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, ध्यान रखना है, चोल जो था वो प्रसिद्ध। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रथम। यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे है, गंगै कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखना है, राजेंद्र प्रथम ने। आगे है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? ये है राजेंद्र। आगे है, किस चोल राजा ने
जल सेना प्रारंभ की थी? ध्यान रखना है राजा राज प्रथम ने। यहाँ चाहें तो आप रीड भी कर सकते हैं। आगे है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। ये थे राजा राज प्रथम। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, चोल शासक राजा राज प्रथम ने सिंघल श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजा राज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलनपुरुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया था। इसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा गया। राजा राज शैव मतावलंबी था, उसने शिव पादशेखर की उपाधि धारण की थी। ये सारे उनके बारे में है। आगे है, चोल राजाओं में से किस एक ने शिलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र प्रथम ने। यहाँ चाहे एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? ध्यान रखना है नानादेशी और मनीग्राम दोनों ही संबंधित हैं। आगे है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण की वेंगी को जोड़ता था? ध्यान रखना है तगर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, पढ़ सकते हैं। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। आगे है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ध्यान रखना है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ध्यान रखना है चालुक्य। यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हैं। चालुक्यों की राजधानी हमने देखा था वातापी थी। ठीक है। आगे है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख इनमें से किसमें हुआ है? तो ध्यान रखना है ऐहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में। और ये पूछा भी जाता है किसके शासनकाल में बनवाया गया था, तो ध्यान रखना है पुलकेशिन द्वितीय। आगे क्या है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वही चीज़ है, पहले हम देख चुके हैं पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। आगे है, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? ध्यान रखना है नरसिंह वर्मन प्रथम। यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंशीय शासक था। 642 में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मानवर्मा की सहायता मिली थी। अतः उसने मानवर्मा को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंघल द्वीप भेजा। आगे है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द द्योतक था किसका? काली मिर्च का। आगे है, हल्बी किस भाषा परिवार से संबद्ध है? तो ये है आर्य से। आगे है, तुल्लकापियम ग्रंथ संबंधित है किससे? व्याकरण एवं काव्य से। सेम क्वेश्चन अब यहाँ पे भी है, संगम साहित्य में तुल्लकापियम एक ग्रंथ है, तो ध्यान रखना है तमिल व्याकरण का। आगे भी सेम ही क्वेश्चन है, तो व्याकरण का है तुल्लकापियम। आगे है, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? ध्यान रखना है इलंगो था। यहाँ एक एडिशनल पॉइंट है, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया था, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना था, तो यहाँ पे करेक्ट वाला आंसर है जो उसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पे तिरुक्कुरल जो है वो एक दर्शन है, तुल्लकापियम व्याकरण से संबंधित है, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है और मणि मेकले जो है वो वणिक कथा है। ध्यान से इसको याद रखिएगा। तिरुक्कुरल जो है वो दर्शन पे आधारित है, तुल्लकापियम व्याकरण से संबंधित है, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है और मणि मैकले जो है वो वणिक कथा है। आगे आते हैं, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपर्युक्त संग्रह का नाम क्या है? ध्यान रखना है तिरुमुरायन है। आगे है, परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? ध्यान रखना है 12 और 63। यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। ठीक है। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों ने किया था, जिनकी संख्या 12 मानी जाती है। और यहाँ पे जो शैव धर्म थे उनकी संख्या कितनी? 63। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? ध्यान रखिएगा अरिका मेडू से। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, अरिका मेडू। आगे है, रोमन बस्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? अरिका मेडू से। निम्नलिखित में राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब का नहीं हुआ है, चोल चेर और पांडे का हुआ है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो दक्षिण भारत में चोल चालुक्य पल्लव और संगम युग से रिलेटेड था, जिसमें हमने दोनों ही चीज़ों को कवर किया है।
नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो घटना चक्र सीरीज़ के टॉपिक हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल पे विज़िट नहीं किया है या जो भी दोस्त आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनमें भी शेयर कर सकते हैं, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ये आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को और प्लेलिस्ट को आप सेव भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।